अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत का। आज सॉरी हम फिर गायब हुए हुए थे, और इस दफा हम लेजीनेस में गायब नहीं हुए हुए थे। इस दफा सब वेकेशंस पे गए हुए थे इधर उधर। तो अब हम वापस जमा हो गए हैं सारे एक जगह। सबसे एंड में बेनजीर आई है, इसका कसूर है। तो हम एक जगह जमा हो गए हैं, तो हम फिर से रिकॉर्डिंग्स अपनी शुरू कर रहे हैं। तो आज हमने ये सोचा, जो हमने सोचा कि हम टॉपिक करेंगे उसका उसको उस टॉपिक तक पहुंचने में सबसे पहला सवाल जो था वो ये था कि क्या दुनिया में इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर रखने से ज्यादा बुरा डिसीजन कोई हो सकता है। तो वो फिर हमें हुकूमत ने दिखा दिया कि हम उनको प्राइम मिनिस्टर जॉब के लिए कंसिडर करेंगे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जॉब के लिए। तो ये उस ज्यादा ड्रॉनी चीज है, को कर सकते हैं। तो बहरहाल वहां से शुरू हुआ था, मजाक अपनी जगह, लेकिन वहां से शुरू हुआ था कि जो केयर टेकर सेटअप आने वाला है उस पर सबकी नजर जा चुकी हुई है। केयर टेकर सेटअप से रिलेटेड हम तीन चीजें आज डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस थ्री थिंग्स। वन इज कि क्या जो नाम आ रहे हैं सामने, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, वो एक पॉलिटिशियन होने चाहिए, क्योंकि अमूमन तो जजेस और इस तरह के लोगों को रखा जाता है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। तो क्या वो एक पॉलिटिशियन होने चाहिए, और वो भी ऐसे पॉलिटिशियन जो किसी पार्टी के हों और उस पार्टी के लीडरशिप से बहुत क्लोज समझे जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, वो जो अमेंडमेंट्स की गई हैं जिसकी वजह से केयर टेकर्स को कुछ पावर्स मिलने लगी हैं, वो पावर्स क्या हैं, उनके ऊपर मिसकंसेप्शंस बहुत हैं। ये भी हम बात करेंगे कि उनके ऊपर बहुत से लोग जो हैं वो शायद सही तरह उन्होंने देखा ही नहीं है कि वो पावर्स हैं क्या, बट आर दे नेसेसरी, या ये एक बहुत बड़ा गलत का हरकत जो है ये करने जा रही है पीडीएम। और तीसरा जो हम क्वेश्चन है वो ये देखेंगे कि ये जो केयर टेकर सेटअप होगा, क्या इससे इशारा मिलेगा कि इलेक्शन कब होने हैं और किन हालात में होने, और कभी होने भी हैं या नहीं। तो पहले कौन जी बोलने लगा है आप में से? पहले सबसे मेरा ख्याल है कि पॉलिटिशियन होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, या नहीं? बेनजीर, यस और नो? क्विकली पहले तीनों यस और नो का। नहीं, मेरे तो ख्याल से कोई हर्ज नहीं है अगर ऐसा कोई सियासतदान आ सकता है जिसपे जो सारी सियासी जमातें हैं, एक जो बाहर भी है आजकल, अगर उनका इत्तेफाक हो जाता है तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। ऐसे क्या चीज है जो सियासतदान नहीं कर सकते? हम बहुत से, वैसे मैं एक छोटी सी एक और बात कर दूं कि बहुत से ममालिक में तो केयर टेकर सेटअप होता ही नहीं है। वहां पे जो मौजूदा हुकूमत होती है वही रहती है, जब इलेक्शन हो रहे होते हैं वही सियासतदान होते हैं जो बैठे रहते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि जो उनके इख्तियारात होते हैं वो महदूद हो जाते हैं इलेक्शन के दौरान, जैसे कि आप नया कानून नहीं ला सकते, या आप कोई ऐसे कोई सियासी फैसले नहीं कर सकते इलेक्शन के दौरान। लेकिन हुकूमतें रहती हैं। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहां पे तो इलेक्शन हर साल होते रहते हैं और वही हुकूमतें रहती हैं। तो मुझे तो इसमें कोई हर्ज नहीं लगता कि अगर कोई सियासतदान जो है, जिसका अगेन, जिसका सब पे, एक ऐसा नाम जिसका सब पे इत्तेफाक हो। और नताशा, मैं भी मैं इसमें बस क्विकली सिर्फ बात करूंगी कि वैसे तो बिल्कुल पॉलिटिशियंस होने चाहिए, उसमें तो ऐसी कोई चीज नहीं है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ही एक पॉलिटिकल पोस्ट है। हमारे यहाँ बस एक ये थोड़ा ट्रेंड है कि जी टेक्नोक्रेट को लिया है या फलाने को लिया, लेकिन हाँ, कंसेंसस होनी चाहिए। जो जिन चीजों के ऊपर जो है वो इतराजात उठ रहे हैं वो हम आगे जाके उस पर बात करेंगे, लेकिन पॉलिटिशियन हो सकता है, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं। रीमा। एक्चुअली मेरा ख्याल है कायरा साहब थे जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले ये कहा था कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिशियन को होना चाहिए। तो ये बात जो है सबसे पहले हमने नून लीग से नहीं सुनी, ये पीपल्स पार्टी से आई थी। उसके बाद हमने जिन लोगों के नाम सजेस्ट हो रहे थे उनमें भी देखा कि बहुत से पॉलिटिशियंस प्रपोज हो रहे थे। और मेरा तो ख्याल है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारा आइन जो है वो इस पे कोई कदगन नहीं लगाता। ना ही हमारा इलेक्शंस एक्ट इस पे कदम लगाता है। आई थिंक हम इसको कंपेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट से, या चेयरमैन सेनेट की पोस्ट से। इन सब से एक्सपेक्ट ये किया जाता है वो अपने फंक्शंस जो है वो इम्पार्शियल तरह से जो है वो करेंगे कंडक्ट। लेकिन ये नहीं होता कि वो पॉलिटिकल नहीं हो सकते, या उनका किसी सियासी जमात से कभी कोई एफिलिएशन नहीं हो सकती। लेकिन उस रोल में हाँ, उन्होंने अपनी एफिलिएशन जो है वो सेकेंडरी है और उनका जो रोल है वो प्राइमरी है। और अगर वो अपने फंक्शंस इम्पार्शली नहीं कर रहे तो इस पे मेरा ख्याल है हमेशा इलेक्शन कमीशन भी है, कोर्ट्स भी हैं जो उस पे उसको मॉनिटर कर सकती हैं। जो बेनजीर कह रही थी, एक्चुअली मैं किसी और ऐसे मुल्क को नहीं जानती जिसमें पाकिस्तान जैसा केयर टेकर सेटअप हो। बांग्लादेश में था एक वक्त, लेकिन उन्होंने तरमीम करके उसको खत्म कर दिया क्योंकि ये समझा जाता था वो मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत से ममालिक जिनकी एग्जांपल्स दी जाती हैं पाकिस्तान में कि वहां भी केयर टेकर सेटअप है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वो एक बहुत दिलचस्प चीज करते हैं कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट, उसी गवर्नमेंट को नाम दे देते हैं जो गवर्नमेंट जा रही होती है।
तो इलेक्शन से पहले वही गवर्नमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाती है और उनके जो इख्तियारात हैं वो कुछ महदूद हो जाते हैं। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क शायद कोई हो, लेकिन मैं नहीं जानती किसी ऐसे मुल्क को। तो हमने मेरा ख्याल ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है केयर टेकर सेटअप का वो बहुत अनयूजुअल है, यूनिक शायद है दुनिया भर में। और ये भी मेरा ख्याल है कभी बहस होनी चाहिए कि क्या ये जो 18th अमेंडमेंट में ये सिस्टम लाया गया, क्या ये मुफीद साबित हुआ, क्या इसने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया, इसने हमें क्या पाया, हमने क्या खोया। आई थिंक दीज आर इंपॉर्टेंट डिबेट्स, क्योंकि इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो और एक इसी चीज पे आखिरी बात कि मेरा ख्याल है ये जो हमारा ऑब्सेशन है टेक्नोक्रेट से, फॉर्मर जजेस से, फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर्स से, हमें लगता है कहीं वो सुपीरियर हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं वो इंफीरियर हैं। इसलिए इस तरह की पोस्ट के लिए हम चाहते हैं कि नहीं, पॉलिटिशियंस जो है वो टेंटेड है वो ना ही आए। सो मैं तो इसको बहुत सपोर्ट करती हूँ कि आप पॉलिटिशियंस के साथ ये जो टेंटेड लेंस से हम उन्हें देखते हैं, ये चीज खत्म करने की जरूरत है। और पाकिस्तान में तो नताशा केयर टेकर सेटअप्स हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे हैं, इस बार भी हो जाएंगे लगता है। और ये जो इस वक्त कंट्रोवर्सी की वजह है शायद वो कुछ और है, इट्स आउटसाइड ऑफ हु द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर विल बी। तो सॉरी मैंने ज्यादा बात कर ली। नहीं, मैं एक छोटी सी, आप बांग्लादेश की बात करी थी, मैंने कहा हम अपने व्यूअर्स को भी थोड़ा सा इसमें बताएं कि बांग्लादेश में जो केयर टेकर सेटअप था उनका इतना बुरा एक्सपीरियंस था उसके साथ कि एक उनकी केयर टेकर हुकूमत आई थी 2007 में और 2 साल रही थी, और वो उसके पीछे जो थी उसको जो हिमायत थी, वहां की जो फौज है वहां से उनकी हिमायत थी, और उनका काम ही उस केयर टेकर हुकूमत का ये था कि जो 2 बड़ी सियासी जमातें हैं उनको सिस्टम से आउट करना है। और वो 2 साल रही थी और 2 साल के बाद जाके इलेक्शन हुए थे। और इसी वजह से 2011 में उन्होंने अपना आइन में तरमीम की और इसको पूरे सिस्टम को ही खत्म कर दिया। तो उनका भी कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था इसके साथ। ये मैं आपको जरूर बता दूं बेनजीर कि जब से ये बांग्लादेश में चीज हुई थी, ये 2 साल वाले केयर टेकर सेटअप, तो उस वक्त से हम पाकिस्तान के अंदर जो बाज़गश्त सुन रहे हैं बांग्लादेश मॉडल, और वो बांग्लादेश मॉडल की अभी भी दोबारा हम बाज़गश्त सुन रहे हैं कि जी 2 साल का या लंबा केयर टेकर सेटअप, उधर 2 साल का था, यहाँ पर कहते हैं लंबा केयर टेकर सेटअप एक जो है, और टेक्नोक्रेटिक सेटअप बेसिकली केयर टेकर्स आए टेक्नोक्रेट, और वो 2 साल या उससे ज्यादा रहे जब तक के पावर्स दैट भी चाहती हैं। तो ये जो ऑब्सेशन है हमारा बांग्लादेश मॉडल से, ये भी एक बड़ा अनहेल्दी किस्म का है। और सिर्फ मैं नताशा इसी से रिलेटेड ये बताती चलूं कि ये जो आपने शुरू में बात की डार साहब के अलावा हमने सुना, आपने देखा होगा अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने एक ट्वीट की थी जिसके अंदर उन्होंने जो नाम दिए उसके अंदर उन्होंने इसाक डार साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, यूसुफ रजा गिलानी, शेरी रहमान, नासिर हुसैन शाह के नाम भी उन्होंने दिए। इनकी भी बाज़गश्त हो रही है, कुछ लोग और नाम भी दे रहे हैं, फिर हमें बेनजीर ने बताया था, या सादिक साहब, और भी लोग इस तरह नाम आ रहे हैं, नून लीग से भी आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी से भी आ रहे हैं। बात ये है कि ये मैंने अपने कुछ हुकूमती जराये से चेक किया और मैंने पूछा कि किस वजह से ये नाम आ रहे हैं। पॉलिटिकल पर्सन की भी उन्होंने जो वजह बताई, उन्होंने कहा कि बेसिकली यही जो बांग्लादेश मॉडल से एक ऑब्सेशन है, और जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के केयर टेकर के साथ हमने देखा है कि वो अपने 90 डेज की मियाद से ऊपर चले गए, तो हम नहीं चाहते कि ये फेडरल लेवल पे भी ऐसे और इलेक्शन जो है जनरल इलेक्शंस डिले हो। यानी अगर नवंबर में इलेक्शन होने तो ये ना हो कि वो नवंबर से ऊपर दिसंबर हो जाए या मार्च हो जाए या अगला साल में कहीं और डेट चली जाए। तो इसलिए हम एक तो पॉलिटिकल लाएंगे, और दूसरा ये भी मुझे बताया गया कि जो नून लीग के लोग एक इस वक्त निगोशिएशंस चल रही हैं, बातचीत कहीं चल रही है, वो यही है कि नून ही के कोई पॉलिटिशियन होगा। उसकी वजह ये है कि दे वुड रादर कि हमारी पार्टी का कोई शख्स आए ताकि ये प्रोलॉन्ग ना, और उसके ऊपर जो है यानी 91 डेज ना हो जाए। हमारा अपना बंदा होगा हमारी पार्टी का, हमारा अगर डार साहब भी हुए तो जाहिर बात है फैमिली मेंबर भी हैं, या कोई और भी होता है, तो वो इस तरह का ट्रस्टवर्दी इंसान हो जो एक दिन ऊपर ना चले। वैसे डार साहब ना ही हो, मेरा ख्याल है डार साहब, और मैं कहती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते और ना ही पौधा रख सकते हैं। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि डार साहब का नाम तो फ्लोट हो गया, सारा कुछ आ गया, सीरियसली कंसीडर भी हो रहा था, लेकिन वो खबर इतनी जरा वो जल्दी पहले बाहर आ गई और उसकी वजह से रिएक्शन शायद अब ना बन सके। नहीं, मुझे तो इस पूरे किस्से पे दोनों पार्टीज पे इतना प्यार आ रहा है कि कितनी मासूम है दोनों,
कि एक प्राइम मिनिस्टर होगा केयर टेकर, और उसके पास इतनी ताकत होगी कि वो ईसीपी को कहेगा और ईसीपी इलेक्शन करा देगी। वो भाई ईसीपी ने जिनकी सुननी होगी वो सुन लेंगे, और जिसने जिनकी सुननी होगी वो सुन लेंगे। और जैसे कि हमने अभी देखा है, जिसने नहीं सुननी होगी तो वो कोर्ट की भी नहीं सुनेगा, वो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनेगा, और जिन्होंने नहीं फॉलो करने होंगे ऑर्डर्स वो नहीं फॉलो करेंगे। तो ये तो जो फैसला होना है कि इलेक्शन कब होने, ये वही वाली बात है ना कि अगर फाइनली केयर टेकर, अगर कोई इकोनॉमिस्ट या फाइनेंस के बंदे आ गए अदर देन इसहाक डार, जो मुझे लगता है वैसे ही फाइनेंस के आदमी नहीं है जिन्होंने हमारे फाइनेंसेस के साथ किया है, तो अगर वो कोई आ गया, कोई इकोनॉमिस्ट है, तो उसका मतलब ही है कि द केयरटेकर सेटअप विल बी एक्सटेंडेड टिल गॉड नोस हाउ मेनी मंथ्स, बट नॉट 3 months। तो ये तो दोनों पार्टीज बहुत ही क्यूट सी हैं बेचारी ना, कि हम अगर अपना बंदा ले आएंगे तो इलेक्शन हो जाएगा, नहीं होना तो नहीं होगा। इसमें नताशा एक जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि अब ये भी डिफरेंट आ रही है बातें। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि एक्चुअली राजा रियाज ही जो ऑपोजिशन लीडर है आजकल माशाल्लाह से, जो भी ऑपोजिशन है उसके अंदर वो है तो थी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो वो जो नाम प्रपोज करेंगे ना तो हो सकता है कि वो नून के ही शख्स का करें। अच्छा, दूसरी साइड ये कहती है कि नहीं, वो हो सकता है कि वो नाम प्रपोज करें जो ऊपर से आए हैं, ठीक है, और फिर अगर कंसेंसस नहीं होगी तो फिर वो इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा, फिर कौन लगेगा। जहां आपने इकोनॉमिस्ट और टेक्नोक्रेट्स की बात की तो उसमें भी एक जो कुछ चीजें सुनने में आई थी कि किसी ने जो एक प्रपोज्ड नेम है या सोचा जा रहा है कि उनका भी नाम है, तो उन्होंने बेसिकली कहा कि मैं 3 महीने के लिए तो नहीं आ रहा ना फिर। तो ये भी एक चीज है। और इन चीजों से रिलेटेड ये जो अभी जो ये तो खैर रीमा जो है इसके ऊपर ज्यादा पहले बेहतर बता सकेंगी, फिर मैं भी उसके ऊपर बात करना चाहूंगी कि जो केयर टेकर सेटअप वाली चीज के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं जो लॉ के अंदर, उसके ऊपर बड़ी अलार्मिंग लोगों के व्यूज हैं, उसके ऊपर क्यों है, इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए हमें कि क्यों है, क्या वाकई इतनी अलार्म हमें होने की जरूरत है कि नहीं। अच्छा, मेरी इस पे राय ये है कि जो इनिशियल अमेंडमेंट आई थी वो बहुत ब्रॉड थी। वो जेन्युइनली केयरटेकर गवर्नमेंट्स को एम्पावर करती थी इन अ मैनर जो इस वक्त इलेक्शंस एक्ट नहीं करता, और जो आपका आइन भी इन्विजन नहीं करता, क्योंकि आइन में जो मेजर लॉ एंड पॉलिसी डिसीजंस हैं मुल्क को चलाने के, वो इलेक्टेड नुमाइंदे, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, नॉमिनेटेड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पास वो नहीं है। तो और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है, इंटरेस्टिंगली ख्वाजा आसिफ साहब ही थे जो 2013 में सुप्रीम कोर्ट गए थे कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो अपने इख्तियारात से तजावुज कर रही है ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स हमें दिए कि केयर टेकर गवर्नमेंट की क्या पावर्स होनी चाहिए। उस वक्त इलेक्शन एक्ट में जो इस वक्त सेक्शन 230 है, उस वक्त नहीं था। तो ये इंटरेस्टिंग है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जूरिस्प्रूडेंस है, जिस तरह उन्होंने आइन को इंटरप्रेट किया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इनको इंटरप्रेट किया है, वो किस तरह आगे लेकर चलेंगे हम, अगर हम देखते हैं एक पॉलिटिकल पर्सन केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, और ये जो तरमीम आई है इसको अगर हम देखें। अब मेरी नजर में जो ऑलरेडी केयरटेकर गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि वो इन डे टू डे उन्होंने मामलात ही चलाने हैं, एक्सेप्ट इन अर्जेंट मैटर्स। अब अर्जेंट डिफाइन नहीं किया गया, अब अर्जेंट तो केयरटेकर गवर्नमेंट ही करेगी और आगे वो कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, ये सिचुएशन थी। लेकिन अब उन्होंने अमेंडमेंट लाए हैं कि जो एग्जिस्टिंग बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हैं उसके हवाले से अगर कोई पॉलिसी डिसीजंस या कुछ और डिसीजंस लिए जाते हैं, उनको भी उन्होंने एक लीगल कवर दिया है। मेरी नजर में तो ये अर्जेंट मैटर्स में भी आ सकता था, लेकिन लगता ऐसा है, अगेन प्योरली टेक्स्ट को पढ़ते हुए, कि वो एक एडेड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, कि वो नहीं चाहते कि कोर्ट कहे नहीं अर्जेंट है या नहीं है, वो कहे अर्जेंसी अलग मामला है, इन इश्यूज पे हमें कानून एम्पावर करता है, हम फैसले ले सकें। तो मेरी नजर में ये इतना अलार्मिंग नहीं है। अब अगेन पाकिस्तान में हमने देखा है बहुत इनॉक्वस प्रोविजंस जो होती हैं उनका मिसयूज होता है, वो इस तरह इस्तेमाल होती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो उसको ऑफ कोर्स दैट नॉटविथस्टैंडिंग वो खदशा मेरा ख्याल है इंटेक्चुअली इसमें कोई उस तरह बहुत ज्यादा आवाज नहीं दी गई केयरटेकर गवर्नमेंट्स को जो उनके पास पहले नहीं थी। अच्छा, मैं मुझे थोड़ी सी इसमें क्लैरिटी का थोड़ा सा इशू है, इसलिए क्योंकि ये जो नई अमेंडमेंट डाली गई है उसमें लिखा हुआ है कि जब भी कोई एग्जिस्टिंग मुआहदा जब भी केयरटेकर हुकूमत जो है उस पर काम करेगी या उसको आगे लेके जाएगी, तो जो इलेक्शन एक्ट का क्लॉज 1 और 2 है सेक्शन 230 में,
जो इम्पार्शियलिटी की बात करता है और जो ये कहता है कि केयर टेकर हुकूमत जो है वो कोई ऐसे रिवर्सिबल डिसीजंस ले सकती है जो बाद में इलेक्टेड हुकूमत आके उसको रिवर्स कर सकती है, वो सस्पेंड हो जाएगी। तो एक तो ये मुझे इसके पीछे मुझे नियत पे थोड़ा सा शक हो रहा था हुकूमत की कि ये दो चीजें जो हैं ये पहले नहीं था कि ये दो चीजें जो है सस्पेंड होंगी जब अर्जेंट मैटर पे काम किया जाएगा, लेकिन ये ऐड किया गया है कि ये जो दो क्लॉजेज हैं ये सस्पेंड हो जाएंगे जब भी कोई अग्रीमेंट में काम किया जाएगा, कोई एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को आगे लेके जाया जाएगा। दूसरी चीज जिसपे थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हुई वो ये कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं वो शहजाद इकबाल साहब के शो पे आए हुए थे, और क्योंकि इस अमेंडमेंट में लिखा हुआ है अग्रीमेंट, एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट विद अ मल्टीलैटरल और अ बायलैटरल, लेकिन जब शहजाद इकबाल साहब ने राना सनाउल्लाह साहब से पूछा कि अब जैसे कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है हम लीज पे दे रहे हैं, अब उसका MOU साइन हुआ है, तो अगर MOU साइन हुआ है तो वो फिर इसमें तो नहीं आएगी। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा नहीं, मेरे ख्याल से इसमें आएगा, वो एक केयर टेकर हुकूमत उस मामले को आगे लेके जाएगी। अब ये एक एग्रीमेंट नहीं है, ये MOU है। तो थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी का इसमें इशू है कि कौन सी ऐसी एग्रीमेंट है। अगर ये स्पेसिफाई कर देती हुकूमत के ये वो 2-3 एग्रीमेंट्स हैं जिन पे हमने ऑलरेडी साइन कर दी हैं और यही आगे लेके जाया जाएगा, लेकिन हमें कोई खास मिसालें नहीं दी जा रही। कभी IMF की बात होती है, कभी वर्ल्ड बैंक की बात होती है, कभी कहा जाता है इस्लामाबाद का एयरपोर्ट की जो लीज एग्रीमेंट है। तो एक तो मेरे लिए ये इशू है। दूसरा मेरे ख्याल से जो मुझे जिसपे बड़ी हैरानी होती है वो ये कि अगर ये सेक्शन 230 डालते भी ना तो पंजाब हुकूमत जो निगरान हुकूमत है उनके लिए बड़ी अच्छी मिसाल थी। वहां पे तो सेक्शन 230 हो या ना हो वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जो शायद उनके इख्तियारात में नहीं आता। लाहौर हाईकोर्ट भी इस पे फैसला दे चुका है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि 10 लाख एकड़ जो जमीन है वो फौज को दी जा रही है अगले 20 सालों के लिए, मतलब कि अगली 4 हुकूमतों के लिए। तो ये एक तो बड़ी अच्छी मिसाल थी, मेरे ख्याल से इस तरमीम की करने की जरूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी पंजाब हुकूमत ने एक प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है। नहीं, मेरा ख्याल है डी फैक्टो और डी जोरे में हमेशा फर्क रखना चाहिए, वरना तो हम पाकिस्तान में कहें आपको आइन कानून किसी चीज की जरूरत नहीं है, इस मुल्क में क्या कुछ नहीं होता। सो आई थिंक अगर कुछ गलत हो रहा है, और ये आर्मी एक्ट में जो अमेंडमेंट सेनेट ने पास किए हैं बहुत सी वो ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी हो रही हैं, लेकिन उसको लीगल कवर देना एक मुख्तलिफ चीज है। तो मैं इसको हमेशा डिफ्रेंशिएट करूंगी। और बेनजीर आपका खदशा है उससे आई एग्री, क्योंकि जो गवर्नमेंट के बयानात हैं वो कहते हैं बहुत टफ टाइम है अगले कुछ महीने, लेकिन वो ही हैं जो अब सुनने में तो ये आ रहा है कि असेंबली, नेशनल असेंबली कुछ दिन पहले डिसॉल्व करेंगे ताकि उनको एक एक्स्ट्रा महीना मिल जाए। तो अगर इतना अर्जेंट मामला है तो आप जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाएं ताकि केयर टेकर के पास वो वक्त ही ना हो कि वो उनको ये फैसले लेने पड़े। तो हुकूमत के बयानात में तो तजाद है, लेकिन जो आप कह रही है सस्पेंड हो जाएंगे सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, मेरा नहीं ख्याल ऐसे होगा। इन सबको you'll have to read it together कि जो ओवरऑल केयर टेकर का मैंडेट है वो भी रहेगा, लेकिन इसको एज एन एक्सेप्शन ट्रीट किया जाएगा। दैट वुड बी माय रीडिंग। लेकिन अगेन द प्रूफ इज इन द ईटिंग ऑफ द पुडिंग, सो लेट्स सी किस तरह होता है। मेरा नहीं ख्याल अभी इतना अलार्मिंग है, बट लेट्स सी। अच्छा, मेरे कुछ एक्सपर्ट से भी बात हुई, फिर बाद में मैंने कुछ गवर्नमेंट के सोर्सेज से भी इसके ऊपर पूछा, तो उनकी राय भी, वो उन एक्सपर्ट्स की राय ये थी कि असल में पाकिस्तान जो है, क्योंकि इस वक्त जो हम IMF के एग्रीमेंट में है, ये एक बड़ा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट इन द सेंस कि ये 9 महीने का है, ट्रांजिशन वाला है कि पहले ये हुकूमत फिर केयर टेकर सेटअप फिर जो नई गवर्नमेंट आएगी, यानी 3 हुकूमतें जो है वो इस एक प्रोग्राम को वो देखेंगी। होता है कि उनके ख्याल के मुताबिक, उन एक्सपर्ट्स के, कि ये इसलिए थोड़ी सी पावर्स, वो आपने तो रीमा बात अर्जेंट वाली में की थी, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि इन्होंने थोड़ा उसको वो बता दिया कि क्या है एक्चुअली, दे हैव स्पेल्ड इट आउट कि नए एग्रीमेंट नहीं होंगे लेकिन जो ऑन गोइंग चीजें होंगी वो चल रही होगी। सो बेसिकली उसमें ये है कि 3 महीने के लिए केयर टेकर जो है वो IMF के प्रोग्राम को तो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट, उसके अलावा भी जो हमारे दोस्त ममालिक से यही लीज की जो बात कर रही थी बेनजीर भी, लीज पे हमने बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, वो चीजें भी चलते रहे, और भी अगर कोई हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट जाने से पहले हुकूमत के हो रहे हैं ताकि वो चलते रहे। क्योंकि होगा ये कि 3 महीने एक हुकूमत होगी, फिर जब तक नई गवर्नमेंट आती है तो उसको 1 से 1.5 महीने लगता है कि वो इकोनॉमिक जो है डिसीजंस उसके ऊपर वो प्रॉपरली काम करना शुरू करते हैं। तो अराउंड 4 से 5 महीने आपके वैसे ही जाया हो जाएंगे अगर आपने जो है इस तरह की कोई तरमीम ना की होती। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसके अंदर कोई इतनी अलार्मिंग बात है नहीं, ये एक्चुअली इकोनॉमी से रिलेटेड है, क्योंकि पाकिस्तान अभी डिफॉल्ट से बचा है और इस प्रोग्राम की वजह से बचा है, तो बहुत सारी चीजें रिलेटेड है इकोनॉमी से। और हुकूमत के लोगों से भी अगर आप बात करें तो वो भी यही बात कहते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर हम खुद कभी भी केयर टेकर को इस तरह की पावर्स ना दें जो हमारे यानी कि फ्यूचर में हमें थ्रेटन करें।
यानी कि कोई भी हुकूमत, क्योंकि जाहिर बात है आज तो चले अगर हम थे हुकूमत में, लेकिन कल को कोई और आ जाए हुकूमत, वो किसी और वजह से कुछ और पावर इस तरह की दे दे जो कि एक्चुअली नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा हमने वो वाला मार्जिन दिया ही नहीं। ये टोटली रिलेटेड टू इस चीज का है कि ये फाइनेंस, इकोनॉमी एंड जो ऑनगोइंग चीजें हैं वो चलती रहे, तो इसमें इतनी अलार्मिंग चीज है नहीं। और मैं कहूंगी अगर क्या केयर हम टेकर अपने गवर्नमेंट इससे इससे जो है ट्रेसपास करती है तो कोर्ट्स नीड टू स्टेप इन। मतलब आपको इस कानून को, क्योंकि अब ये पास हो गया है, उसको इस तरह इंटरप्रेट करना है कि वो केयर टेकर का पूरा जो निजाम है उसी के खिलाफ ना चली जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आई थिंक ये लॉ से जो है तजावुज करेगा एंड कोर्ट शुड स्टेप इन। अब मैं इनका हम अपनी वीडियो कंक्लूड करते हैं। मेरा ख्याल है कंक्लूजन में एक जरूरी बात जो रह गई है वो ये है कि द एलिफेंट इन द रूम इज पीटीआई। इलेक्शन कब होने होंगे ये पीटीआई और इमरान खान के फेट से रिलेटेड है, हम यहाँ तो कह सकते हैं। और इलेक्शन के ये केयर टेकर्स ने कितने लंबा चलना है ये भी इस बात से रिलेटेड है कि कितनी जल्दी उस मसले का हल निकाला जाता है, या कितनी मुश्किल से या कितनी आसानी से निकाला जाता है। तो मेरा ख्याल है केयर टेकर सेटअप का ही गवर्नमेंट जो भी अमेंडमेंट्स करते हैं, जो भी चीजें कर ले, किसी को भी ले आए पॉलिटिकल पर्सन को, इट विल ऑल कम डाउन टू द एलिफेंट इन द रूम, एंड द एलिफेंट इन द रूम इज पीटीआई। तो वो जब तक उसका हल नहीं निकलता तो इलेक्शन भी नहीं होते। तो ये मेरा अंदाजा है, कुड बी वेरी वैसे रॉन्ग। ना जैसा आपका जो ये अंदाजा है, ये कुछ पीटीआई के लोग भी यही समझते हैं और इवन हुकूमती लोग भी ये समझते हैं कि समझ नहीं आ रही कि डिसीजन ले ली गई है, लेकिन स्ट्रेटजी क्या होगी, इम्प्लीमेंट कैसे करनी है। तो इस वजह से ही ये सारे डर है। मैं एक और बहुत इम्प्लीमेंटिंग मेरी पार्टनर नजर कौन में होगा? मेरी नजर में ये हुकूमत का कहना इवन ऑफ द रिकॉर्ड इट शोज कि इलेक्शन फ्री फेयर नहीं होंगे। और ये बहुत कंसर्निंग बात है टू बी ऑनेस्ट कि आपने जोड़ दिया है इसको पीटीआई से। मेरी नजर में इलेक्शंस डिले हरगिज नहीं होने चाहिए। कोई आइन कानून में देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रोविजन कि जिस पे रिलाय करके आप ये आर्ग्यू भी कर सके लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली कि इलेक्शन वक्त पे ना हो। मेरी नजर में तो पंजाब केपी इलेक्शंस भी पोस्टपोन होने की कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वजह मेरी नजर में नहीं थी, लेकिन फिर भी आर्ग्यू किया जा सकता था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है वो चल रही होंगी और नेशनल जो असेंबली उसके इलेक्शंस हो रहे होंगे। एटलीस्ट एक लीगल आर्ग्यूमेंट थी, एक इनकंसिस्टेंसी थी आइन में, लेकिन इस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं है। सो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि कोर्ट्स क्या करेंगी, किस तरह इसको आर्ग्यू किया जाएगा। जो भी इसके पीछे नजर आएगा वो बहुत मजीद डिलेजिटिमाइज होगा। सो आप लोगों की बात दुरुस्त है कि दिस इज एक्चुअली ट्रू, मे बी दिस इज व्हाट स्ट्रैटेजी में यही आ रहा है, लेकिन ये बहुत बहुत खौफनाक एक सिचुएशन क्रिएट करेगा। जी रीमा से मैं इसमें यही ऐड करना चाहूंगी कि बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और कोई भी ये कह ही नहीं सकता कि इलेक्शंस डिले हों या डिले होने चाहिए, बिल्कुल भी ये एक गलत चीज है। लेकिन जो आपने बात जिस तरह मैं बता रही थी, लोग अब ये कह रहे हैं कि कोई भाम ही नहीं रह गया। इन्होंने वो जो थोड़ा सा सामने रहता था ना कि कुछ यानी न्यूट्रल या इम्पार्शल या इस तरह की चीज की कोई लेजिटिमेसी जिस चीज की हो, वो रहने ही नहीं दिया है भाम। तो ये भी बहुत ज्यादा तनकीद इस चीज की हो रही है कि जिस तरीके से ब्लेटेंटली बहुत सारी चीजें होंगी या हो रही हैं या बिहाइंड द सीन्स हो रही हैं और बाद में होंगी, वो वाली चीज भी। लेकिन खैर हमने देखा कि यहाँ पर तो 2016 से लेकर और फिर 2018 के इलेक्शन जिस तरह हुए, बहुत सारी चीजें एक्चुअली किसी अभाम के बगैर किसी वो सी ब्लेटेंट तरीके से हुई थी और उसको कोई रोक नहीं सका था। तो उसी चीज को वो लोग प्रेसिडेंट बनाकर कह रहे हैं कि अगर अब भी हो जाए, हालांकि ये दोनों टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। तो इस चीज के ऊपर हमें बिल्कुल होना चाहिए क्लियर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल और को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में हमें बताएं आपके ख्याल में केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिशियन होने चाहिए या जज या ब्यूरोक्रेट होने चाहिए, और अगर पॉलिटिशियन होने चाहिए तो कौन होने चाहिए। वैसे मेरे ख्याल में तो जमशेद दस्ती बहुत अच्छे रहेंगे। इसके अलावा जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल में केयरटेकर सेटअप कितने अरसे चलेगा, क्या इरादे हैं खतरनाक क्वार्टर्स के, और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रही है या नहीं, आपका क्या ख्याल है? जरूर डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग औरत कार्ड।